नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके हिंदी साहित्य की बात करेंगे। आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला पार्ट होगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का पहला पार्ट आपके आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और इसके पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा। आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। बाकी 7 PM पे हमारी बाल विकास पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की लाइव क्लास होती है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले पार्ट में, पहली क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का वह उपन्यास जो मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था और इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। कुंभीपाक, रतिनाथ की चाची, इमरतिया या बलचनमा की बात करेंगे। देखिए, प्रथम आंचलिक उपन्यास आपके कुंभीपाक, रतिनाथ की चाची और इमरतिया, इन तीनों को माना गया है, लेकिन आपके बलचनमा को नहीं माना गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 युद्धों की कहानी प्रस्तुत की? अपने उपन्यास तमस में, कंडिया में, मैया दास की माड़ी में या झरोखे से? तो भीष्म साहनी ने अपने जिस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 युद्धों की कहानी प्रस्तुत की थी, वह उपन्यास आपका तमस। कौन सा उपन्यास है दोस्तों? तमस उपन्यास। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी भाई बहन गृहिणी का यहाँ पे किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम को पता करना है तो आपका कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। देखिए, भीष्म साहनी तमस, इस उपन्यास में 1947 में रावलपिंडी और आसपास के गांव में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे पर यह 5-6 दिनों तक रहे थे। उन दिनों में सांप्रदायिकता का विष घोल रखा था। तो हम तमस की बात करेंगे, आपका तमस उपन्यास की बात करेंगे। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न, भीष्म साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया? कुंतो, मैया दास की माड़ी, झरोखे या तमस? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भीष्म साहनी ने अपने मैया दास की माड़ी उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक संस्कृत चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास का प्रस्तुत किया। यहाँ पे 3 शब्द भी आपको दिए हुए हैं, मैया दास की माड़ी, 3 पीढ़ी, 3 शब्द, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन किया गया है? यारों के यार, जिंदगी नामा, डार से बिछड़ी या दिलो दानिश की बात करेंगे। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन किया गया है, वह हमारा कहला जाता है जिंदगी नामा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होता है? तो प्रकाशन काल के अनुसार जो सही अनुक्रम हमारा होता है वह होता है नीला चांद, ढाई घर, अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रकाशन काल के अनुसार हमारा सही है। पहले नीला चांद, इसके बाद ढाई घर, अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए। तो हम थर्ड ऑप्शन की यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? अपने अपने कोणार्क, यहाँ वितस्तता बहती है, अंतिम साच या कथा क्षतिसर की बात करेंगे।
तो आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला जो उपन्यास कहला जाता है वह आपका कथा सतीसर की बात करें। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिकी नारी जीवन की अर्थव्यवस्था उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? आओ पे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी या तालाबंदी। तो अमेरिकी नारी जीवन की अर्थव्यवस्था उद्घाटित करने वाला जो आपका उपन्यास हो जाता है वह उपन्यास है आओ पे घर चलें। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, जो कि ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या पूछा जा रहा है आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। दोस्तों, पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? पीली आंधी, छिन्नमस्ता, अंतिम साक्ष या कथा सतीसर। तो पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया जो उपन्यास कहलाया जाता है वह छिन्नमस्ता उपन्यास कहलाया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है वह कौन सा है? डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, धूमकेतु एक, जनश्रुति या नदी यशस्वी है। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है उपन्यास है धूमकेतु एक, जनश्रुति। नरेश मेहता की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो मणिक जो मुल्ला है यह आपके सूरज का सातवें घोड़ा का उपन्यास हो जाता है मणिक मुल्ला। जी हाँ दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा में हर दोपहर को मित्रों की एक मंडली बैठती और कहानी के नायक मणिक मुल्ला 7 दिनों तक रोज एक कहानी सुनाते हैं। तो हम एक बात करेंगे सातवां घोड़ा की, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न, अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर विरोधों की ओर संकेत किया गया? आकाश पक्षी, ग्राम सेविका, बीच की दीवार या खुदीराम। तो अमरकांत के जिस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर विरोधों की ओर जो संकेत किया गया था वह उपन्यास आपका आकाश पक्षी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ से अमरकांत, आ से आकाश पक्षी उपन्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? तो यह अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? इलाहाबाद, कोलकाता, पंजाब या दिल्ली विश्वविद्यालय। सभी कमेंट कीजिएगा। तो 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना जिस विश्वविद्यालय में की गई वह है आपका दिल्ली का विश्वविद्यालय। जी हाँ, यह कहानी आंदोलन वर्ष 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या पुनर्नवा की बात करेंगे। शूद्रक के मृच्छकटिकम के कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया जो उपन्यास कहलाया जाता है वह आपका पुनर्नवा उपन्यास कहलाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, अज्ञेय के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावर्तन शैली, चेतना प्रभाव और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या इत्तेलम की बात करेंगे। अज्ञेय के आपके नदी के द्वीप उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावर्तन शैली, चेतना प्रभाव और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है। वह हमारी कौन सा उपन्यास है? वह है नदी के द्वीप। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा?
डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें तो जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतर है रसिया बालम, दुखवा मैकासो कहमोरी सजनी, दुलाई वाली, बेटों वाली विधवा। तो बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी जो रूपांतर कहलाया जाता है वह दुखवा मैकासो कहूँ मोरी सजनी, मतलब दुखवा दुख को कैसे कहूँ मेरी सजनी। ये बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का यह हिंदी रूपांतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक हैं राकेश वत्स हैं, गंगा प्रसाद बिमल हैं, केशव प्रसाद सिंह जी हैं, राजकुमार जी हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के जो लेखक कहलाए जाते हैं वे केशव प्रसाद सिंह कहलाए जाते हैं। किसकी बात करेंगे? केशव प्रसाद सिंह, चंद्रलोक की यात्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए कहानियों का जो हमारा सही अनुक्रम होता है वह होता पहले पुरस्कार, कफन, राजा, निर्बंसिया, फिर इसके बाद वापसी। सही है, पुरस्कार पहले है और अंत में वापसी। तो कहानियों का यह सही अनुक्रम हमारा दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। जैसा आप सभी लोग जानते हैं इस क्लास में हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपका फीडबैक क्या है आपको अवश्य कमेंट करके बताना है, शेयर करना है। अगला प्रश्न है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन हो गया, नमक का दरोगा हो गया, दो बैलों की कथा हो गई। तो आप सभी लोग जानते हैं पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी जो हमारी कहला जाती है दो बैलों की कथा। किसकी बात करेंगे? दो बैलों की कथा की बात करेंगे। यह पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी दो बैलों की कथा। जहां पर दो बैल होते हैं आपस में अवश्य लड़ते हैं, उनमें संघर्ष होता है, एक के जीतने की प्रवृत्ति होती है कि मैं इससे जीत जाऊंगा, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, या नंद दुलारे वाजपेयी जी का है? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है ये जो आपका कथन हो जाता है ये डॉक्टर नामवर सिंह जी का कथन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कहानी की तथाकथित बहतराई में कौन सम्मिलित नहीं है? कमलेश्वर, जैनेंद्र, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव जी। देखिए नई कहानी की तथाकथित बहतराई में जो हमारे सम्मिलित हो जाते हैं वह कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जैनेंद्र आपके सम्मिलित नहीं है। और ये पूछा गया कि कौन सम्मिलित नहीं है तो जैनेंद्र सम्मिलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सेकंड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है चीफ की दावत, एक और जिंदगी, तीसरी कसम, बड़े भाई साहब। दोस्तों बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली जो हमारी कहानी हो जाती है, स्टोरी हो जाती है, वह हमारी चीफ की दावत हो जाती है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी है दाज्यू, बदबू, तरु का निर्णय, या उस्ताद की बात करेंगे। दोस्तों औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की जो कहानी हो जाती है वह हमारी हो जाती है उस्ताद। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रश्न को रीड कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक शुरुपरी है, श्रीमान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, धरती अभी भी घूम रही है, यह ज्ञान रंजन जी का है, कमलेश्वर जी ने कहा है।
धर्मवीर भारती का है या विष्णु प्रभाकर जी का है? धरती अब भी घूम रही है, यह किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर जी। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। छोटे छोटे ताजमहल, प्रभा खेतान, राजेंद्र यादव जी, मन्नू भंडारी, अज्ञे जी, किसकी रचना है? सभी लोग बताइए। छोटे छोटे ताजमहल, ये आपके राजेंद्र यादव जी की रचना हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा युग में जो है संगत है, किस युग में आपका संगत है, मिलान करना है। सफेद कौआ, मंजुल भगत, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, निठल्ले की डारी, हरिशंकर परशाई, पागल कुत्तों का मसीहा, यशपाल। तो कौन सा युग में आपका संगत दिया गया है? वह पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल की बात करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरी संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि जिस क्षेत्र में रही है वह क्षेत्र आपका कौन सा हो जाता है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1946 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। और ये आप सभी के लिए अंतिम प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन रहेगा। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और टॉप 30 में आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के पहली पार्ट में पहली क्लास में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर 7 PM पे पेडागोजी के लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।